नमस्कार दोस्तों, मैं तनु जसवाल आपका एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हमारी उत्तराखंड जो निशुल्क सीरीज चल रही है आगामी परीक्षाओं के लिए, आज उसका नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड में चंद वंश, यानी कि आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में चंद वंश कैसे आता है, क्या इसकी विशेषता है, इसके पहले राजा क्या थे और इसके कुछ राजाओं की विशेषता। आज हमारा टॉपिक सोमचंद से प्रारंभ होगा और भीष्मचंद तक। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, फिर आगे की बातें उसके साथ करेंगे। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं चंद वंश की। तो चंद वंश में 60 से अधिक राजा दिखाई पड़ते हैं और इन राजाओं के बारे में विभिन्न धर्म ग्रंथों और विभिन्न पुस्तकों में जानकारी मिलती है। अब इस चंद वंश की जो जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं वो है कल्याण चंद्रोदय, ठीक, कल्याण चंद्रोदय, स्मृति कौस्तम, फतेह प्रकाश रतन कवि के द्वारा, राजा फतेह शाह के दरबारी कवि हुआ करते थे, मौलाराम के द्वारा गणिका नाटक, फरिश्ता के द्वारा तहरीके के हिंद, हसन निजामी की ताजुल मासीर, तारीखे फरिश्ता, मुंतमुल तवारिख जो बदायूं के द्वारा, तुजुके जहांगीर की आत्मकथा। इसके अलावा इनके जो भवन हैं, अभिलेख हैं और शहर जो इनके द्वारा बनाए गए हैं वहां से हमको जानकारी मिलती है। लेकिन इनकी जानकारी का जो पहला जो हमको स्रोत मिलता है वो, यानी कि जो किसी चंद राजा के द्वारा लिखवाया गया है, वो है राजा अभय चंद का चंपावत अभिलेख 1371 ईस्वी में। यह किसी चंद राजा के द्वारा लिखवाया गया पहला अभिलेख है। ठीक, ये जो चंद शासन है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग चंपावत के चंद और दूसरा अल्मोड़ा के चंद। तो आज हम जो भाग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चंपावत के चंद राजा, यानी कि राजा सोमचंद से और राजा भीष्मचंद तक का इतिहास आज की पहली वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे पास जिस व्यक्ति का नाम है वो है राजा सोमचंद। जब हम बात करते हैं सोमचंद की तो पहले इस पर आते हैं, होता क्या है इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राजवंश था, यानी कि उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा? कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश। कत्यूरी राजवंश समय आने पर छोटे छोटे भागों में बढ़ चुका था। कुमाऊं में इसके 6 बड़े भाग दिखाई पड़ते हैं। इन 6 बड़े भागों में एक क्षेत्र हुआ करता था काली कुमाऊं का क्षेत्र। अब ये जो काली कुमाऊं का क्षेत्र था, यहां पर एक शासक हुआ करते थे राजा ब्रह्मदेव, ठीक, जिनके द्वारा भारत नेपाल सीमा पर ब्रह्मदेव मंडी की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। वह चंपावत के, या बोल सकते काली कुमाऊं कत्यूरी वंश के अंतिम शासक थे। ऐसी मान्यता है कि उनकी एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम चंपा था। ठीक, कुछ इतिहासकार और कहानियों में मिलता है। उनकी जो ये पुत्री थी उसके लिए वो एक सुयोग्य वर की तलाश में थे। इसी समय इलाहाबाद के पास झूसी था। उस झूसी में राजा शासन करते थे और उस राजा का एक छोटा भाई हुआ करता था जिसका नाम था सोमचंद। सोमचंद भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और वह उत्तराखंड में इस अपनी यात्रा के लिए आए थे। अब सोमचंद अपने कुछ साथियों के साथ चलते हैं जिनमें उनके ब्राह्मण और उनके प्रजा के प्रमुख लोग, उनके सेनापति, ये सब लोग यात्रा में राजा के साथ थे। यात्रा आगे आगे धीरे धीरे बढ़ती हुई चंपावत पहुंचती है। जैसे ही यात्रा चंपावत पहुंचती, काली कुमाऊं के क्षेत्र में पहुंचती है, वहां सोमचंद की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। व्यक्ति का नाम था ब्रह्मदेव।
जब ब्रह्मदेव से उसकी मुलाकात होती है तो ब्रह्मदेव उस नव युवक से क्या हो जाता है, उससे अति प्रशंसनीय हो जाता है, यानी कि उसकी योग्यता को देख करके आतुर हो जाता है कि अब मुझे दामाद मिल गया है। ठीक, उसकी योग्यताएं, उसका जो शरीर की बनावट, उसके गुण लक्षणों को देखकर उसने निर्णय कर लिया कि मैं अपनी इकलौती पुत्री का विवाह इस सोमचंद के साथ करूंगा। और यहीं से उसने सोमचंद को अपना दामाद बना दिया और सोमचंद को दहेज में 2 जगह स्थान देता है। पहला स्थान मिलता है चंपावत में, जहां पर देवी चंपा का मंदिर था, चंपावती नदी के किनारे था, और कुछ 15 बीघा जमीन उसको तराई के क्षेत्र में क्या कर देता है, दान कर देता है। और यहीं से उत्तराखंड में एक नए राजवंश की स्थापना हो जाती है, जिस राजवंश को हम क्या कहते हैं, चंद वंशीय राजवंश या उत्तराखंड का चंद वंश। ठीक, अब ये जो सोमचंद है ये यहां पर क्या कर देता है, अपनी राजधानी बना देता है चंपावत में। जैसे ये चंपावत में राजधानी बनाता है तो चंपावत में राजधानी बनाते हुए यह सबसे पहले अपने लिए एक महल का निर्माण करता है जिसको राजबुंगा कहते हैं। ठीक, अपने लिए एक महल का निर्माण करता है राजबुंगा का। उसके पश्चात इसने क्या किया, कुछ ऐसे लोगों को ढूंढा जो इसी की तरह बाहर से वहां पर बसे हुए थे, और इसने नेपाली मूल के 4 लोगों को किलेदार नियुक्त किया, जिनमें कार्की, तड़ागी, बोरा और चौधरी। और अपने महल के बाहर इनके लिए भी छोटे छोटे महल बना दिए जिनको बूंगा कहते थे। यानी कि आप ये समझ लीजिए, ऐसे इसके किले के चारों तरफ 4 लोग बसा दिए गए, और ये बड़ा जो किला है इसे राज बूंगा कहते हैं, और ये जो छोटे छोटे जो महल है इनको बूंगा कहते हैं। ठीक, राजबूंगा राजा का महल और बूंगा मतलब महल। ठीक, तो ये हमको दिखाई पड़ता है। अब इसने राजबूंगे का निर्माण कर दिया। इसके पश्चात ये अपनी स्थिति को और मजबूत करता है। जब ये अपनी स्थिति को मजबूत करने में आया तो इसने सबसे पहले दूरकोट के रावत राजा को क्या किया, पराजित किया। यानी कि ये अब क्या हो गया, साम्राज्य विस्तार की तरफ चला गया और दूरकोट के रावत राजा को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। ठीक, उसके बाद इसको लगा कि जब तक मैं स्थानीय लोगों का क्या नहीं लूंगा, सहयोग नहीं लूंगा, तब तक सत्ता बहुत लंबे समय तक टिकी नहीं रह सकती है। अब ये दूसरा काम क्या करता है, वहां के 2 बड़े धड़े हुआ करते थे, एक मेहरा और एक फर्त्याल। इसने मेहरा और फर्त्यालों को अपनी तरफ मिलाने के लिए अपना महामंत्री और सेनापति नियुक्त कर दिया। दूसरा बड़ा काम ये करता है। इसके पश्चात जो सोमचंद रहता है वो एक और नया काम करता है। इसने देखा कि उत्तराखंड में अभी तक जो गांव थे वहां पर कोई मजबूत व्यवस्था नहीं दिख रही थी। हमको कार्तिकेयपुर में ग्रामीणी तो अधिकारी मिलता है, लेकिन अब वो नहीं मिल रहा था। तो इसने क्या किया, यहां पर पंचायती राज की स्थापना कर दी और गांव में बूढ़े और सयाणों की क्या कर दी, नियुक्ति कर दी। तो प्रश्न यह बनता है, उत्तराखंड में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कौन करता है, तो सोमचंद के द्वारा उत्तराखंड में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ होता है। अब ये जो सोमचंद राजा तो बन गया, लेकिन यह एक स्वतंत्र शासक नहीं था, यह एक करद व्यक्ति था। यानी कि ये दूसरे राजा को टैक्स देता था, और ये जब जिस व्यक्ति को टैक्स देता था वह था डोटी का मल वंशीय शासक जयदेव मल। तो और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है परीक्षाओं में कि डोटी का जो राजा जो सोमचंद है वो
किस डोटी के शासक को कर देता था, या वह डोटी के किस राजा का समकालीन था, तो वो किसका समकालीन था, वह डोटी के जयदेव मल का क्या था, समकालीन था। एक उसके बाद सोमचंद के साथ एक लंबी लाइन आती है, यानी कि उसके साथ बहुत सारे लोग आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, राजपूत आते हैं, ठीक है। उसके अलावा अलग अलग प्रकार के कारीगर आते हैं, बजनिया, टमटा, इस प्रकार के अनेक कारीगर आते हैं। यह उनको भी अपने यहां पर पद दे देता है। सेमल्टी ब्राह्मणों को ये अपने यहां पर पद दे देता है कि मुख्य ब्राह्मण का, ठीक। तो ये आपको स्लाइड में भी हमने दिखा रखा है कि चंद वंश का मौलिक पुरुष सोमचंद था। यह मूल रूप से झूसी का रहने वाला था। इसके साथ इसके 27 साथी आते हैं। यह बद्रीनाथ केदारनाथ के तीर्थाटन पर आया था, ठीक। इसकी मुलाकात कत्यूरी वंश के अंतिम राजा ब्रह्मदेव से हुई। उसने प्रभावित होकर इसको अपना दामाद बना लिया। चंपावत और उसके आसपास के क्षेत्र में 15 बीघा जमीन दान कर दी, ठीक। 1125 में क्या करता है, चंदवंश की स्थापना करता है, एक किला बनाता है, किले को राजबुंगा नाम दिया। चंपावत क्या थी इसकी प्रारंभिक राजधानी की, सारी चीजें डिस्कस कर दी, वही आपको क्या है स्लाइड में मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसको हराया, रावत जी को हराया, दूरकोट के रावत जी को हराया, ठीक। 4 किलेदार कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, इनको क्या दिया, चाराल नाम दिया। कुमाऊं के 2 शक्तिशाली जातियों को मंत्री और सेनापति बनाया, तो ये मेहरा और फड़त्याल थे। ब्राह्मणों को संरक्षण बनाया, राजकोली, विश्वकर्मा, बखोरी, तमटा और बजनियों को बसाया। ये देखिए ये सारी चीजें। सोमचंद एक मांडलिक राजा था, डोटी के राजा को कर दिया करता था, ठीक है। तो डोटी का राजा कौन, जयदेव मल, ठीक, जयदेव मल। सोमचंद किसका, शिव का, ठीक। उत्तराखंड में सबसे पहले जो मैंने बताया पंचायती राज व्यवस्था, ठीक, सयाने और बूढ़ों की नियुक्ति की, ठीक। आगे बात, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये हमको क्या है, ये चंपावत शहर दिख गया, ये, और ये वो राजबूंगे का किला है। ये क्या है, वो राजबूंगे का किला है जिसका निर्माण किसने किया था, सोमचंद भाई ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब सोमचंद के बाद उसका बेटा शासक बनता है जिसका नाम था आत्मचंद। लेकिन आत्मचंद ने कोई बड़ा काम नहीं किया, तो आत्मचंद के बाद अगला कौन बनता है, पूर्णचंद। इसने भी कोई बड़ा काम नहीं किया। पूर्णचंद के बाद अगला जो राजा बनता है वो बनता है कौन, इंद्रचंद। इंद्रचंद वह व्यक्ति था जिसने उत्तराखंड में सबसे पहले रेशम उत्पादन का कार्य किया। एक इसने नेपाल से रेशम के कीड़े मंगवाए, और रेशम के कीड़े नेपाल में कहां से आए थे, चीन से आए थे। इसने रेशम के कीड़े मंगवाए और उत्तराखंड में रेशम की खेती सबसे पहली बार, या रेशम उत्पादन का पहली बार कार्य कौन करता है, इंद्रचंद करता है, ठीक। अब जब ये रेशम उत्पादन करता है तो रेशम उत्पादन से इसके पास बहुत सारा पैसा आ गया था। ये चाइना के साथ क्या कर रहा था, यहां से एक्सपोर्ट करता था सिल्क को चाइना के पास। वो सिल्क रूट से फिर उसको आगे बेचते थे। उससे इसके पास खूब सारा पैसा आने लग गया और ये स्वयं को इंद्र के समान समझने लग गया। और जब व्यक्ति इंद्र के समान खुद को समझने लग गया, यानी कि कुल मिलाकर के बात क्या है कि यह एक घमंडी राजा बन गया। जब पैसे खूब आ गए तो घमंडी बन गया। अब जब ये घमंडी बन गया तो उसी समय इसके बारे में यही लिखा गया कि एक घमंडी राजा था। अब इसके समय पर एक घटना पूरे चंपावत में या कुमाऊं या चंदवंश में बताई जाती है कि इसने अपने यहां पर एक व्यवस्था शुरू की जिसको पटरंगवली कहते हैं। क्या कहते हैं, पटरंग।
अब ये पटरंग वाली व्यवस्था या ये पटरंग वाली क्या थी, इस पे थोड़ी बात कर देते हैं। होता क्या था, ऐसी मान्यता थी कि जब भी रेशम पर रंग चढ़ाया जाएगा तो अगर उस दिन कोई झूठ मार्केट में फैलेगा तो वह रेशम पे अच्छा रंग क्या है, चढ़ता था। तो इस झूठ फैलने की इस प्रथा को हम क्या कहते हैं, पटरंगवली कहते हैं। और रेशम के बुनकरों को यहां पर नाम दिया जाता है पटवा जाति। ठीक, पटवा जाति। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि इंद्रचंद के समय यहां पर कौन सी जाति बसी थी, तो यहां पर पटवा जाति बसी थी। अब ये देख लीजिए रेशम का काम, कुमाऊं में रेशम उत्पादन, रेशमी वस्त्रों निर्माण की शुरुआत की इसने। नेपाल के मार्ग से चीन के साथ व्यापारिक संबंध बनाए। ठीक है, ये रेशम का कीड़ा, फिर रेशम बनता है, फिर उसे ये साड़ी बनी, तो इसको ये भेजता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो राजा आता है इसमें 1223 में उस व्यक्ति का नाम था वीणाचंद। ठीक, मतलब 1223 वीणाचंद इस वंश का एक और शासक था। ठीक, वीणाचंद क्या था, इस वंश का एक शासक था। ये जो वीणाचंद है वह एक भोग विलासी शासक था। क्या था, भोग विलासी शासक था। और इसी का फायदा उठा करके खस जाति के जो राजा थे जीजड़ और विजड़, उन्होंने चंद वंश को समाप्त करके यहां पर खस राज्य की स्थापना कर दी, जो कि यहां पर 200 सालों तक शासन करता है। ठीक, और यह डोटियों के अधीनस्थ था। इसकी जानकारी 1223 के चंपावत के बालेश्वर मंदिर से क्राचल देव से लेख से मिलती है। इस लेख में 10 मांडलिक राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से 3 क्या थे, चंदवंशीय थे। गोपेश्वर त्रिशूल लेख भी 1191 का है। तो ये वही बालेश्वर मंदिर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वीरचंद पर। कुमाऊं के लोगों को आदत थी कि उनका राजा चंद ही होना चाहिए, तो सोन करायत नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। उसने किसी चंद वंश के व्यक्ति को ढूंढने का क्या किया, फैसला किया कि भाई हम चंद वंश के किसी व्यक्ति को ढूंढेंगे और उसको राजा बनाएंगे। उसके साथ मेहरा और फड़त्याल भी एक हो गए और उन लोगों ने एक व्यक्ति को ढूंढा जो तराई के क्षेत्र में बस चुका था। उस व्यक्ति का नाम था वीरचंद। और वीरचंद के नेतृत्व में पुनः सोन करायत ने चंद वंश की स्थापना कर दी और वीरचंद को क्या बना दिया, इस वंश का अगला शासक बना दिया वीरचंद को। तो वीरचंद को खस जाति का अंत करने का श्रेय जाता है, इसका सेनापति सोन करायत था। अब हम इस वंश के एक और राजा के नाम पे चलते हैं जो इस वंश का 23वां राजा था। उस व्यक्ति का नाम था थोरचंद। और फ्रेजर और पंडित हर्षदेव जोशी ने थोरचंद को चंद वंश का क्या माना है, संस्थापक माना है। ठीक, तो इनके अनुसार अगर कभी प्रश्न बनिया तो देख लीजिए। हर्षदेव जोशी और फ्रेजर के अनुसार थोरचंद क्या है, चंद वंश का संस्थापक है। अब आते हैं त्रिलोकचंद पर, 25वां राजा। त्रिलोकचंद इस वंश का पहला शासक था जो साम्राज्य विस्तार की तरफ आगे बढ़ता है। इस त्रिलोकचंद ने चंपावत की दूरी को और बड़ा कर दिया, यानी कि चंपावत के राज्य को और फैला दिया। और इसने भीमताल, जिसको छकाता कहते थे, उस छकाता क्षेत्र पर क्या कर दिया, अधिकार कर दिया। और त्रिलोकचंद ने भीमताल के क्षेत्र में बोरा जाति को बसाने का काम किया। बोरा जाति, ठीक, छकाता यानी कि भीमताल। तो त्रिलोकचंद इस वंश का क्या है, पहला साम्राज्यवादी राजा है। साम्राज्यवादी राजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभयचंद इस वंश का 28वां शासक है
अभय चंद चंद वंश का पहला शासक है जिसके बारे में जानकारी मिलती, यानी कि यह पहला चंद्रवंशीय शासक था जिसने क्या लिखवाए, अभिलेख लिखवाए। इसके हमको दो अभिलेख मिलते हैं, एक मालेश्वर नौला अभिलेख जो इसने पुत्र प्राप्ति हेतु लिखा था, और दूसरा चौकनी बोरा मंदिर अभिलेख। इसकी मृत्यु पर ज्ञानचंद ने इसके श्राद्ध के अवसर पर एक ताम्रपत्र दिया था जिसमें वो लिखता है कि मैं अभय चंद की याद में क्या कर रहा हूं, भूमिदान कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस वंश के अगले राजा जिसने 1365 से और 1420 तक शासन किया, ज्ञानचंद प्रथम। कौन है, ज्ञानचंद प्रथम। इनको हम क्या कहते हैं, गरुड़ ज्ञानचंद भी कहते हैं। अब आते हैं ज्ञानचंद की स्टोरी पर। ज्ञानचंद 1365 ईस्वी में शासक बनते हैं। इस समय भारत या दिल्ली की गद्दी पर एक राजा बैठे हुए थे जिनका नाम फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक, तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए थे और जो तराई भावर का जो क्षेत्र था उस पर कटेहरों के द्वारा अधिकार किया गया था। अब ज्ञानचंद चाहता था कि तराई भावर पर भी चंद वंश का क्या हो, शासन हो। इसीलिए वह मिलने चला जाता है दिल्ली, और दिल्ली में वो फिरोज शाह तुगलक से मिलता है। ठीक, तो कहते हैं कि यहां पर जो गरुड़ ज्ञानचंद है जब वो मिलता है फिरोज शाह तुगलक से, तो फिरोज शाह तुगलक उसकी बहादुरी से और उससे प्रसन्न होता है और उसको कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो ज्ञानचंद उससे क्या मांगता है, तराई का क्षेत्र मांगता है, और फिरोज शाह तुगलक ही उसको गरुड़ की उपाधि देता है। ठीक, कहते हैं उसने गरुड़ को मारा था, उसी पर राजा फिरोज शाह तुगलक उसको उपाधि भी दे देते हैं। ठीक, और ज्ञानचंद ऐसा पहला राजा था जो दिल्ली दरबार में गया था। यह प्रश्न भी बनता है। ज्ञानचंद का कुल शासनकाल 45 वर्ष रहता है और यह चंद वंश में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला राजा था। यह प्रश्न भी बनते हैं। ठीक, और ज्ञानचंद गरुड़ेश्वर विष्णु का क्या था, उपासक था, और इसका जो राजकीय चिन्ह था वो भी गरुड़ था। बाकियों का आपको क्या मिलेगा, गाय मिलेगी। ठीक, इसके ताम्रपत्र मिलते हैं, एक तो शेरकोट पिथौरागढ़ में और दूसरा गोबासा ताम्रलेख। ठीक, और इस शेरकोट ताम्रपत्र अभिलेख में इसको महाराजा धीराज की उपाधि दी गई है। ठीक, तो ये देख लीजिए, चंद वंश का पहला शासक जो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया, ज्ञानचंद को सौंप दिया तराई भावर जो कटहरियों के आधिपत्य में था। ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी। यह गरुड़ेश्वर विष्णु का उपासक था। शेरकोट 1420 तक शासन किया। ज्ञानचंद के राजाधिराज महाराज शब्द का प्रयोग किया गया। गोबासा ताम्रपत्र शिलालेख में ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में जानकारी मिलती है गोबासा से। ठीक, दूसरा जो ज्ञानचंद था उसका एक सेनापति होता था नीलू करायत, और जो नीलू करायत इसका जो सेनापति था नीलू करायत, उसको ज्ञानचंद ने कुमाऊं खिल्लत की उपाधि दी थी। ठीक, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, इसका सेनापति था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1420 से 1433 तक
के मध्य हरिहरचंद और उसके बाद उद्यानचंद शासक बनता है। उद्यानचंद ने बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, 1 वर्ष की मालगुजारी माफ की, तिवारी ब्राह्मणों को जो गुजरात से आए हुए थे उनको जमीन दी। उद्यानचंद ने ये मालगुजारी क्यों समाप्त की? क्योंकि इसके जो दादा थे गरुड़ ज्ञानचंद, उन्होंने पाप किया था क्या कि नीलू करायत के बेटों को मरवाया था और नीलू करायत जैसे देशभक्त की क्या की थी, हत्या करवा दी गई थी। उसके प्रायश्चितों को करने के लिए उद्यानचंद ने बालेश्वर मंदिर और 1 वर्ष की मालगुजारी माफ कर दी। इसके बाद आत्मचंद हरिचंद शासक बनते हैं, फिर विक्रमचंद शासक बनता है। इसके हमको 2 ताम्रपत्र मिलते हैं। इसका एक सेनापति था सोड़ करायत, उसके पुत्र की हत्या विक्रमचंद करा देता है, जिसके कारण यह विद्रोह कर देता है। विक्रमचंद के खिलाफ उसका भतीजा, विक्रमचंद के खिलाफ उसका जो भतीजा था कौन, भारती चंद। भारती चंद विद्रोह कर देता है और इस विद्रोह को हम चाचा भतीजा विद्रोह के नाम से जानते हैं। भारती चंद और सोड़ करायत दोनों मिलकर के चाचा विक्रमचंद को पराजित करके उसे गद्दी से हटा देते हैं और भारती चंद उसके स्थान पर शासक बन जाता है। यह पहली बार चंद वंश में देखने को मिला जब राजा को विद्रोह के द्वारा हटाया गया और वो भी भतीजे द्वारा, तो इसीलिए इसको चाचा भतीजा क्या कहते हैं, विद्रोह कहते हैं। ठीक है, भारती चंद का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारती चंद 1437 से 1477 तक क्या रहता है, चंद वंश का शासक रहता है। ठीक, अब इसमें हम बात करते हैं, इसकी कहानी पढ़ेंगे पहले। भारती चंद एक विद्रोह के द्वारा क्या बना था, राजा बना था, यानी कि विद्रोही राजा था। भारती चंद एक करद राजा थे, यानी कि चंद वंश के राजा अभी भी डोटी के मलों को क्या देते थे, कर दिया करते थे। भारती चंद को यह बात क्या नहीं आई, पसंद नहीं आई। उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं क्या करूंगा, तो डोटी के राजा को पराजित करके, जो कि यक्षमल या जयमल था, उसको मैं पराजित करके करद होने से मुक्ति पाऊंगा, यानी कि स्वतंत्रता हासिल कर लूंगा। डोटी के राजा ने उससे कर मांगा, इसने देने से मना कर दिया। अब जो भारती चंद था उसने अपने यहां पर रहने वाली जितनी भी जनता थी उसमें से भर्ती करना सैनिकों को शुरू कर दिया और एक सेना का निर्माण किया जिसको कटक बोला गया, जिसमें सभी जाति धर्मों के लोगों को शामिल किया गया। और इस सेना को लेकर के वो डोटी पर आक्रमण करने के लिए चला गया और यहीं से इसका 12 वर्षीय डोटी अभियान शुरू होता है। ठीक, जब ये डोटी अभियान पे जाता है तो ये अपनी सेना का पहला पड़ाव पिथौरागढ़ के देवी सिंह मैदान के पास कटकू नौला के पास बनाता है, जबकि दूसरा इसका जो डेरा पड़ता है वो काली नदी के किनारे बाली चौड़ के मैदान पे दिखाई पड़ता है। ये देख लीजिए, इसमें डोटी के विरुद्ध क्या करता है, संघर्ष प्रारंभ कर देता है। पिथौरागढ़ मुख्यालय में अपनी सेना का पड़ाव बना दिया जिसको देवी सिंह मैदान के पास कटकू नौला है। दूसरा पड़ाव काली नदी के पास, ठीक है, बाली चौड़ में। ठीक, उसने समाज के सभी वर्गों को मिलाकर एक सेना तैयार की जिसको कटक सेना कहते हैं। 12 वर्षों तक घेरा डालने के बाद अंत में मल राजा को पराजित किया। डोटी के आधिपत्य से चंद राज्य को 1451-52 में मुक्ति दिलाई और यह चंद वंश का पहला स्वतंत्र शासक बनता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस समय नेपाल का या डोटी का राजा कौन था? यक्षमल या सिरामल था, जबकि सिरा में बलि नारायण संसारमल शासक था। इसने सिरा में डुंगरा बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया और उसका मदन सिंह और राय सिंह बसेड़ा सामंत बनते हैं। ठीक, मलों को इसके बाद मलों ने पुनः अधिकार कर दिया और शोभामल और हरिमल राजा बनते हैं। कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भागा धोन्याल के साथ भारती चंद के द्वंद्व युद्ध क्या है या पवाड़ों में गुणगान किया गया है। ठीक, एक चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि भारती चंद के काल में कुमाऊं में एक प्रथा शुरू हुई जिसको कटक वाली प्रथा कहते हैं। होता क्या था कि जो सेना के जवान थे या सेना के अधिकारी थे, उनको राजा के द्वारा विवाह करने की छूट दे दी गई। अब उन लोगों ने वहां की स्थानीय महिलाओं के साथ क्या कर दिया? विवाह कर दिया। और विवाह करने के पश्चात जब 12 वर्ष का अभियान समाप्त हुआ, जब ये डोटी पर अधिकार कर लेते हैं, उसके पश्चात वो सेना के अधिकारी वापस चले जाते हैं और जो महिलाएं जिनसे उन्होंने विवाह किया था उनको वहीं छोड़ देते हैं। अब इन महिला और इन सैनिकों से उत्पन्न जो संतान थी उसको क्या कहते हैं? नायक जाति कहते हैं, जो कि वैश्यावृत्ति का कार्य करती थी। ठीक, और इस प्रथा को कटक वाली प्रथा कहते हैं। और यही प्रश्न आयोग ने पूछा था कि कटक वाली प्रथा किस राजा के समय काल पर प्रारंभ हुई? तो किस राजा के समय काल पर? भारती चंद के समय काल पर वो प्रारंभ होती है। ठीक, भारती चंद का एक और पुत्र था जिसका उल्लेख खेती खान ताम्रपत्र में हुआ था। इसका नाम क्या था? सुजान। इसके 2 ताम्रपत्र, लोहाघाट और हुड़ेती। चलिए आगे बढ़ते। ये हमारा कौन सा है? डोटी है। ये डोटी है, ये सिरा है, ठीक, ये क्या है? डोटी। ये सिरा यानी कि वर्तमान का डीडी हाट, और ये हमारा सोर यानी कि वर्तमान का पिथौरागढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारती चंद के बाद रतन चंद क्या बनता है? शासक बनता है। और रत्नचंद पहला उत्तराखंड का राजा था जिसने भूमि बंदोबस्त करवाया था। ठीक, और इसका जो भूमि बंदोबस्त अधिकारी था उसका नाम क्या था? जैंदा किरात। जैंदा किरात इसका भूमि बंदोबस्त अधिकारी था। दूसरा काम रतन चंद क्या करता है? यह डोटी में नागमल को डोटी के नागमल को पराजित करता है। देखो अब क्या हुआ था कि जो ये नागमल था, इसने जो डोटी का जो राजा नियुक्त किया गया था किसके द्वारा? भारती चंद के द्वारा, उसको गद्दी से हटा करके स्वयं शासक बनता है। वो डोटी के जो राजा थे वो रतन चंद के यहां आते हैं और उससे क्या मांगते हैं? शरण मांगते हैं। वह उनकी मदद करता है और नागमल को पराजित करके पुनः मल वंशीय जो वास्तविक जो राजा था उसको वहां की गद्दी पर बैठा देता है। रतन चंद के बाद 1488 में उसका पुत्र कीर्तिचंद राजा बनता है। कीर्तिचंद पहला कुमाऊनी राजा था जिसने 1491 में गढ़वाल पर आक्रमण किया और यहां के राजा अजयपाल को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ठीक, 1492 में अजयपाल क्या करता है? पुनः आक्रमण करता है किस पर? कीर्तिचंद के साथ। और जब इन दोनों का युद्ध होता है तो इस युद्ध में कीर्तिचंद पराजित हो जाता है। और जब वो कीर्तिचंद पराजित हो जाता है और इन दोनों के बीच एक संधि होती है जिसको देघाट की संधि कहते हैं। संधि का नाम याद रखिए, 1492 में देघाट की संधि। इस देघाट की संधि के बाद ये क्या करते हैं
कि गढ़वाल और कुमाऊं के बीच की सीमा कहां होगी, देघाट होगी। और जब कीर्तिचंद वापस आ रहे थे तो कीर्तिचंद ने तराई में एक शहर की स्थापना कर दी जिसको कीर्तिपुर कहते हैं। कीर्तिचंद के बाद प्रतापचंद, उसके बाद ताराचंद, उसके बाद माणिकचंद, फिर कल्याणचंद और पूर्णचंद शासक बनता है, और उसके बाद भीष्मचंद। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भीष्मचंद ने सर्वप्रथम राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करने का प्रयास किया। देखिए हुआ क्या कि चंपावत कुमाऊं के एक किनारे पर थी। इनको अब राज्य बड़ा हो गया था क्योंकि ये बहुत बड़े इलाके पर राज्य कर रहे थे। इधर डोटी तक था, सोर, सिरा, ठीक है, इधर खगमरा कोट, ये सारे इन्होंने जीत लिए थे। अब इनको ये लगा कि यार अब राजधानी सेंट्रलाइज एरिया में होनी चाहिए, और इन्होंने अपनी राजधानी को सेंटर में ले जाने का प्रयास किया और जगह चुनी अल्मोड़ा, जिसको आलमगीर नगर भी कहते थे और उसका पुराना नाम राम क्षेत्र था। वहां पर खगमरा कोट के किले का निर्माण भीष्मचंद ने किया था और ये राजधानी बदलने वाले थे। एक दिन ये शाम के समय या दिन के समय आराम कर रहे थे खगमरा कोट के किले में। उसी समय एक खस राजा आता है जिसका नाम गजवा ठिंगा था। गजवा ठिंगा ने भीष्मचंद की हत्या कर दी और इनका जो क्या था, सपना था, उसको अधूरा ही छोड़ गए, क्योंकि हत्या के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। यह सूचना जैसे ही इनके पुत्र बालक कल्याणचंद को पता चलती है, वह अपने सभी अभियानों को समाप्त करके पुनः खगमरा कोट पर आक्रमण कर देता है और गजवा ठिंगा को पराजित करके अपने पिता की हत्या का बदला लेता है। ठीक, तो आज हम यहीं पर अपने लेक्चर को समाप्त करेंगे। यह चंद्रवंश का पहला भाग है। ठीक, इस भाग में हमने सोमचंद से लेकर के भीष्मचंद तक, यानी कि अल्मोड़ा आने से पहले जितने भी चंद राजा थे उनके बारे में क्या कर दिया, अध्ययन कर लिया है। ठीक, आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक, लगातार इसी प्रकार हम आपके पास वीडियो को लेते आएंगे। ठीक, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।